नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको बताएंगे कि दुनिया में जंग के मैदान में आखिरकार क्या कुछ खास चल रहा है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि वो कौन सी खबरें हैं जो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। पहली खबर की बात करूंगी। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर के ईरान पर हमले शुरू किए हैं। दोनों ने बराबर बारूद भी बरसाया। हालांकि सुपर पावर होने के नाते अमेरिका ने खाड़ी में मौजूद अपने सैन्य बेस की सुरक्षा के इंतजाम किए। इसके साथ ही इजरायल की हिफाजत के भी इंतजाम किए गए। बिल्कुल साफ है कि ईरान के पलटवार से अमेरिका को ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन सवाल ये कि जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगा तो इजरायल को अपेक्षाकृत कम नुकसान कैसे हुआ। आज हम इजरायल की चाल को डिकोड करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे अमेरिका और इजरायल ने ईरान को जितने हल्के में लिया, ईरान वास्तव में वैसा नहीं निकला। ईरान ने जो पलटवार किया उसका अंदाजा ट्रंप, नेतन्याहू और दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों को बिल्कुल नहीं था। हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ा। ट्रंप की साख कमजोर हुई और अब जानकारी है कि ईरान ने अपनी ताकत दोबारा तैयार कर ली है। आज हम आपको ईरान की इस ताकत के राज की पूरी जानकारी देंगे। तीसरी खबर, ईरान के पलटवार से न केवल अमेरिकी बेस तबाह हुए हैं बल्कि इजरायल भी बर्बाद हुआ। खाड़ी में मौजूद अमेरिका के मित्र देश भी टेंशन में आ गए, बल्कि इसकी आग में ईरान खुद भी झुलस गया है। हालांकि ईरान ने सस्ते हथियारों से जंग लड़ी, लेकिन हथियारों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि ईरान की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। ये नुकसान भी ईरान पर बहुत ज्यादा भारी पड़ गया है, जिसकी वजह से ईरान में महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई है और अब ईरान सरकार पर ही सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। आज हम आपको इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक समझाएंगे और शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम जानकारी के साथ। ईरान की अमेरिका को बड़ी चेतावनी देखने को मिली है। ईरान के वरिष्ठ नेता अली अकबर वेलायती का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया से अमेरिका को हटना होगा। यूएस इजरायल के विरोध में है यूएई और बहरीन, ये वेलायती की तरफ से बयान दिया गया है। हालांकि कतर हो और या फिर सऊदी अरब हो या फिर यूएई हो, इनकी तरफ से लगातार ये बयान दिए जा रहे हैं कि अमेरिका को अब ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए। तो अब ईरान की भी अमेरिका को इस दौरान बड़ी चेतावनी देखने को मिली है, जहां ईरान के वरिष्ठ नेता अली अकबर वेलायती ने कहा है कि पश्चिम एशिया से अमेरिका को हटना होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात को लेकर के भी दावा कर दिया है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएस और इजरायल के विरोध में है, बहरीन भी। एक बयान अमेरिका की तरफ से आया था जिसमें यह कहा गया था कि अमेरिकी सेना महज 1 घंटा दूर थी हमला करने के, लेकिन कतर, यूएई, बहरीन की तरफ से ये कहा गया कि हज का वक्त है, अभी हमला मत करिए। और अमेरिका का ये मानना था कि उसने दबाव में आकर के हमला नहीं किया। लेकिन इन सब के बीच में अब ईरान ये दावा करते हुए नजर आ रहा है कि यूएई हो या फिर बहरीन हो, यूएस इजरायल के विरोध में नजर आ रहा है। जबकि आपको याद होगा इसी शो में हमने आपको बताया था कि दोनों के बीच में अब्राहम अकॉर्ड जो समझौता हुआ था यूएई, बहरीन और इजरायल के बीच में, उसके बाद उनके संबंधों में सुधार हुआ था, मजबूत हुए थे संबंध। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यूएई का दौरा तक कर लिया। यूएई ने हालांकि इस बात से इनकार कर दिया। बहरीन के रिश्ते भी इजरायल के साथ अच्छे हैं, लेकिन ये दोनों ही देश अकॉर्डिंग टू ईरान यूएस और इजरायल के विरोध में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यूएई की तरफ से अपना कुछ फंड तक अमेरिकी ट्रेजरी से निकाला जा रहा है और ये सीधे संकेत है कि अमेरिका पर से इन देशों का भरोसा हटते जा रहा है। उसके पीछे की वजह यह कि इस पूरे युद्ध के दौरान जो सुरक्षा व्यवस्था यूएई, बहरीन और तमाम अरब मुल्कों को मिलनी चाहिए थी अमेरिका की तरफ से, उसे दे पाने में अमेरिका नाकामयाब रहा है। हॉर्मुज में अब भी खतरे का गंभीर स्तर बना हुआ है। ये बताया जा रहा है हॉर्मुज सबसे ज्यादा सेंसिटिव प्लेस है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव चोक पॉइंट, जहां हॉर्मुज में अभी भी गंभीर खतरा बरकरार है। यूके के समुद्री व्यापार संचालन संगठन का बयान सामने आया है। हॉर्मुज से होने वाला यातायात अब भी काफी कम है। यूके एमटीओ की तरफ से यह कहा गया। बाब अल मंडेब में हालात फिलहाल सामान्य हैं, लेकिन दूसरी तरफ हॉर्मुज में ये हालात कतई सामान्य नजर नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे की वजह है अमेरिका और ईरान दोनों की ही नाकेबंदी। ईरान अपना दावा करते हुए वहां पर बैरियर लगा करके बैठा हुआ है कि यहां से जाना है तो परमिशन लेनी होगी, बाकायदा उसके लिए संस्था लॉन्च कर दी गई है और साथ ही टोल भी चुकाना होगा। अमेरिका सीधे तौर पर यह कह रहा है कि ईरान से आने वाले एक भी जहाज को हम यहां से गुजरने नहीं देंगे और अभी तक उसने अच्छे खासे लगभग 100 जहाज वहां से वापस लौटा दिए हैं, कमर्शियल जहाज, जो कि सेंटकॉम की तरफ से दावा किया गया था। और यही बात एक बार फिर से यूके की तरफ से सामने आई है कि समुद्री व्यापार संचालन संगठन कह रहा है कि हॉर्मुज से होने वाला यातायात अब भी कम है। हालांकि बाब अल मंडेब में स्थिति फिलहाल के लिए सामान्य है। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि आप पीछे हट जाइए, आपके खिलाफ तो आपके मित्र राष्ट्र तक हो गए हैं, जिसमें उसने यूएई और बहरीन का नाम भी ले लिया है। मिडिल ईस्ट में भले ही
युद्ध की चिंगारी देखने को ना मिल रही हो। लेकिन सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था ये तूफान के पहले की शांति, और यही शांति बार बार तूफान का कहर लेकर के हर देश पर टूटते हुए नजर आ रही है। हर देश इसकी वजह से प्रभावित है। ओमान, कतर, यूएई, बहरीन, हर देश इस युद्ध की वजह से अपनी अर्थव्यवस्था में झटका महसूस कर रहा है। हॉर्मुज ब्लॉक है, ईरान से आने वाले से समुद्री जहाज नहीं रोके जा रहे, बल्कि अन्य देशों से गुजरने वाले समुद्री जहाजों को भी रोका जा रहा है। और उसके पीछे की वजह है कि एक तो टोल चुकाई है और दूसरा अमेरिका कभी भी अपना सिर घुमाते हुए इस बात से इनकार कर देता है कि वहां से किसी भी दूसरे मुल्क से आने वाले जहाज को भी हम नहीं गुजरने देंगे। वहीं जानकारी यह है कि समझौते को लेकर के पश्चिमी मीडिया के हवाले से बताया गया है कि यूएस ईरान के बीच समझौता नहीं हुआ है। हालांकि यूएस ईरान के बीच समझौता होगा ऐसा कहीं पर कोई दावा सिर्फ किया जा रहा था, लेकिन ये समझौता हो गया है ऐसा कोई दावा अभी तक वैसे भी नहीं किया गया था। अब पश्चिमी मीडिया ने भी इस पर मोहर लगा दी है कि यूएस और ईरान के बीच में अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ। समझौते के करीब जरूर पहुंच रहे हैं यूएस और ईरान, लेकिन यूरेनियम और हॉर्मुज पर दोनों ही देशों में पेच फंसा हुआ है। और अभी तक जो समझौता नहीं हो पाया उसके पीछे की वजह है संवर्धित यूरेनियम और हॉर्मुज। हॉर्मुज को लेकर के ईरान चाहता है कि पूरा का पूरा हॉर्मुज उसके कब्जे में आ जाए, वो वहां पर अपने हिसाब से बाकी देशों से डील करना शुरू कर दे। और अमेरिका इस बात को मानने से इनकार कर रहा है, क्योंकि ये युद्ध से पहले की स्थिति नहीं है, बल्कि युद्ध के दरमियान बनी हुई स्थिति है। संवर्धित यूरेनियम को लेकर के मुस्तफा खामनेई, अयातुल्लाह अली खामनेई के दूसरे बड़े बेटे, उनकी तरफ से ये कह दिया गया है कि हम अपना संवर्धित यूरेनियम किसी को भी नहीं सौंपेंगे। दोनों देश बातचीत के टेबल पर कभी भी आ सकते हैं, समझौते के करीब भी है, लेकिन यूरेनियम से लेकर के हॉर्मुज तक ये दो बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें मानने से अमेरिका इनकार कर रहा है और उसे मनाने के लिए ईरान डटा हुआ नजर आ रहा है। अभी भी ये स्थिति जस की तस है, कोई बदलाव नहीं हुआ पिछले इतने दिनों के युद्ध विराम में। हाँ, अमेरिका जरूर ये कहता रहता है कि युद्ध विराम कभी भी टूट सकता है, यह अस्थायी है, स्थायी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ बातचीत के मामले को सामने बढ़ा करके बातचीत की टेबल पर आकर के इस मसले को कब सुलझाया जाएगा, ये दोनों ही देश बताने में नाकामयाब रहते हैं। अमेरिका ईरान जंग पर पश्चिमी मीडिया ने कहा है कि जंग में यूएस ने ज्यादातर अपने इंटरसेप्टर खर्च कर दिए हैं। इजराइल की हिफाजत के लिए ये इंटरसेप्टर खर्च किए गए। यूएस ने 200 थर्ड इंटरसेप्टर खर्च कर दिए हैं। हालत ये हो गई है कि अमेरिका आधे से ज्यादा अपना स्टॉक गंवा चुका है इस युद्ध के दौरान, सिर्फ और सिर्फ इजराइल की सुरक्षा में। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि थर्ड इंटरसेप्टर 1-2 नहीं बल्कि 200 खत्म कर दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इजराइल की सुरक्षा के लिए। इसीलिए बाकी अरब मुल्क परेशान है, नाराज है कि उन्हें जो सुरक्षा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हाँ, सुरक्षा दी गई जापान से, और इसके साथ साथ ताइवान में जो इंटरसेप्टर्स तैनात थे उन्हें बुला करके मिडिल ईस्ट में तैनाती करवा दी गई, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क उन देशों को नहीं पड़ा। यही नाराजगी अब देखने को मिल रही है, जो अमेरिका के खिलाफ खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ अब युद्ध को रोका जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका वैसे भी अपनी इन बातों पर अड़ चुका है और वो इस युद्ध को खत्म भी करना चाहता है और बिना अपने ईगो सेटिस्फाई के निकलना भी नहीं चाहता है। वहीं पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट ने एक बड़ा दावा करते हुए ये कहा है कि पेंटागन का आधा से ज्यादा जो स्टॉक था वो इस पूरे युद्ध में मिसाइलों का, इंटरसेप्टर्स का समाप्त हो चुका है। और यही बात उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पेंटागन से कही भी थी कि अगर हथियारों की कमी है तो उसे सीधे सीधे बताओ। और अब मीडिया रिपोर्ट्स ने इस पर और ज्यादा मोहर लगा दी है। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान जंग पर कई नए दावे देखने को मिलते हैं। समझौते को लेकर के भी एक दावा किया गया है कि यूएस ईरान के बीच में अभी कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, दोनों ही देश समझौते के करीब है, बातचीत की जा रही है। अब बातचीत से मसला अगर सुलझ गया तो ठीक, वरना आगे आने वाले वक्त में एक बार फिर से युद्ध की शुरुआत। मिडिल ईस्ट में अमेरिका को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। ईरान के पलटवार से उसे आर्थिक नुकसान हुआ है, सामरिक नुकसान भी हुआ है, उसकी साख को बट्टा लगा। हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका के लिए अपनी सुरक्षा करना भी नामुमकिन होते जा रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि अपने हालात के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है, लेकिन उसका दोस्त इजराइल भी अमेरिका के हालत के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है।
और ईरान की दुश्मनी काफी पुरानी है, लेकिन अमेरिका के लिए ईरान इतना बड़ा दुश्मन नहीं है जितना बड़ा दोस्त इजराइल है। और इजराइल की ईरान से अदावत जग जाहिर है। मिडिल ईस्ट में इजराइल अपनी धाक जमाना चाहता है और उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा ईरान ही है। इजराइल हमेशा से ही ईरान को परमाणु ताकत बनने नहीं देना चाहता। वो ईरान के खिलाफ लगातार साजिशें करता रहता है। पिछले साल भी 12 दिनों की जंग के दौरान अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु केंद्रों पर बमबारी की थी। 28 फरवरी से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ जंग का आगाज किया, लेकिन इस जंग में अमेरिका को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। माना जा रहा है कि अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए अपने एडवांस मिसाइल इंटरसेप्टर का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक थार्ड SM-3 और SM-6 जैसी मिसाइलों का करीब करीब आधा स्टॉक खाली हो गया। इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने ऐसा दांव चला कि अब खुद उसके हथियारों के जखीरे पर ही सवाल उठने लगे हैं। ईरान इजराइल संघर्ष के दौरान अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर इतनी बड़ी संख्या में दागी कि पेंटागन के स्टॉक पर भी भारी दबाव पड़ा। पश्चिम मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल की रक्षा में 200 से ज्यादा थार्ड इंटरसेप्टर दागे। इसके साथ ही पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात 9 सैनिक जहाज से 100 से ज्यादा SM-3 और SM-6 इंटरसेप्टर भी लॉन्च किए गए। खास बात यह कि इजराइल ने खुद अपनी रक्षा में इतनी मिसाइलें नहीं दागी। रिपोर्ट में शामिल अधिकारियों ने दावा किया कि इस ऑपरेशन में पेंटागन के इंटरसेप्टर स्टॉक का लगभग आधा हिस्सा खर्च हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने 100 से कम एरो इंटरसेप्टर और करीब 90 डेविड स्लिंग इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ने इजराइल से करीब 120 इंटरसेप्टर दागे और ईरान की दोगुनी मिसाइलों को एंगेज किया। रिपोर्ट का दावा है कि मिसाइल डिफेंस का बड़ा बोझ अमेरिका ने उठाया। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अमेरिका ने मिसाइल डिफेंस मिशन का बड़ा हिस्सा अपने ऊपर लिया, जबकि इजराइल ने अपना स्टॉक बचाया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के पास अब शायद करीब 200 थार्ड इंटरसेप्टर ही बचे हैं। उनकी उत्पादन क्षमता इतनी तेज नहीं कि जल्दी से स्टॉक फिर भर सके। यही वजह है कि जब जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अमेरिकी सहयोगी देशों में भी चिंता बढ़ी है, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका की मिसाइल डिफेंस क्षमता पर काफी हद तक निर्भर है। अगर चीन या उत्तर कोरिया की तरफ से नया खतरा खड़ा होता है तो वो सवाल बड़ा हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ फिर सैन्य कार्रवाई शुरू करते हैं तो अमेरिकी मिसाइल स्टॉक पर दबाव और बढ़ सकता है। हालांकि पेंटागन का कहना है कि मिसाइल इंटरसेप्टर रक्षा सिस्टम का सिर्फ एक हिस्सा है और इजराइल अमेरिका ने मिलकर संतुलित तरीके से रक्षा का बोझ उठाया। पश्चिमी मीडिया के हवाले से जानकारी है कि जंग में अमेरिका को इजराइल की सुरक्षा के लिए ज्यादा इंटरसेप्टर्स खर्च करने पड़े। खास बात यह रही कि इजराइल ने खुद अपनी सुरक्षा के लिए कम इंटरसेप्टर खर्च किए हैं। अब कितने इंटरसेप्टर्स इस दौरान खर्च किए गए वो मैं आपको बताती हूँ। ईरान से जंग में जो भारी नुकसान हुआ, इजराइल की हिफाजत के लिए यूएस ने 200 से ज्यादा थार्ड इंटरसेप्टर खर्च कर दिए हैं। नेवल शिप से 100 से ज्यादा मिसाइल्स दागी गई हैं, जिसमें SM-3, SM-6 इंटरसेप्टर है। इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए कम मिसाइलें खर्च की है, जबकि अमेरिका ने उसकी सुरक्षा के लिए ज्यादा मिसाइलें खर्च की हैं। इजराइल ने मात्र 100 से भी कम इंटरसेप्टर्स खर्च किए, आधे, और अमेरिका 200 इंटरसेप्टर्स बर्बाद कर चुका था।
करीब 90 डेविड स्लिंग इंटरसेप्टर्स मिसाइल्स भी दागी गई हैं। इस दौरान इजराइल ने जंग से पहले ही अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। अमेरिका ने भी उसकी सुरक्षा के लिए थार्ड और पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए थे। इजराइल के अहम ठिकानों पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई थी। अब आपको बताते हैं कि इजराइल ने अपने अहम ठिकानों पर कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। सबसे पहले जान लीजिए नेवातिम के बारे में। नेवातिम एयरबेस पर आयरन डोम की तैनाती की गई थी और वहां पर ऑफ द एयरवेज पर एरो, डेविड स्लिंग और रडार की तैनाती की गई थी। इसके अलावा ओरेन की बात करते हैं। ओरेन पर अदीर रडार बेस पर डेविड स्लिंग, एरो, आयरन डोम की तैनाती की गई थी। हाइफा पर डेविड स्लिंग, एरो और आयरन डोम की तैनाती की गई। इसके बाद आता है तेल अवीव, वहां पर भी डेविड स्लिंग, एरो और आयरन डोम की तैनाती की गई थी। अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका की करोड़ों की मिसाइलें ईरान के सस्ते ड्रोन के वार से बर्बाद हो गई। इसके अलावा अमेरिका को करोड़ों के फाइटर जेट्स और ड्रोन का भी नुकसान उठाना पड़ा। खास बात यह है कि इसका जिक्र यूएस कांग्रेस से जुड़ी एक रिपोर्ट में किया गया। फिलहाल हालात ऐसे हो गए हैं कि अमेरिका खुद इस जंग से निकलने की कोशिशों में जुटा है। अब आपको दिखाते हैं कि अमेरिका को इस जंग में आखिरकार कितना नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ F-15E स्ट्राइक ईगल। अमेरिकी सेना ने 4 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स गंवाए हैं। 2 मार्च को कुवैत में फ्रेंडली फायर के दौरान मारे गए 3 जेट्स और हादसे में तीनों फाइटर जेट्स के पायलट सुरक्षित बच गए। इन्होंने अपनी कुर्सी को इजेक्ट किया, जिसकी वजह से ये सुरक्षित रहे। 5 अप्रैल को ईरान ने चौथा फाइटर जेट भी मार गिराया। ये यूएस संसद में, कांग्रेस में उन्होंने रिपोर्ट लगाई है पेंटागन में। F-35A लाइटनिंग 2 के साथ क्या हुआ? अमेरिकी सेना ने एक F-35A लाइटनिंग 2 फाइटर जेट गंवाया है और ये 19 मार्च को ईरान ने मार गिराया था। दूसरी तरफ A-10 थंडरबोल्ट 2, अमेरिका को एक A-10 थंडरबोल्ट 2 का भी नुकसान हुआ है। 3 अप्रैल को ईरान की फायरिंग के दौरान ये विमान नष्ट हो गया था। इसके बाद पायलट के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान और भी ज्यादा नुकसान गंवाया। फिर आता KC-135 स्ट्रैटो टैंकर। अमेरिका को 2 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर नष्ट हो गए हैं, नुकसान उठाना पड़ा है और 5 को भी नुकसान उठाना पड़ा। 12 मार्च को 2 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर हादसे का शिकार हुए। इराक में क्रैश हुआ एक विमान और सभी 6 क्रू सदस्यों की इस दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरे विमान की क्षेत्रीय बेस पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, लेकिन ईरानी मिसाइलों का शिकार हो गया। 5 और KC-135 स्ट्रैटो टैंकर भी इसी तरीके से शिकार हुए। 14 मार्च को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान बेस पर जो हमला हुआ था उसमें वो बर्बाद कर दिए गए थे। फिर आता है E-3 सेंट्री एवेस्कस विमान। अमेरिकी सेना का एक E-3 सेंट्री एवेस्कस भी नष्ट हुआ है। 28 मार्च को ईरान के हमले में ये नष्ट हुआ। सऊदी के प्रिंस सुल्तान बेस पर हमले में ये नष्ट हो गया था। फिर आता है MC-130 कमांडो 2। अमेरिकी सेना के 2 MC-130 कमांडो 2 नष्ट हुए हैं। दरअसल 5 अप्रैल को यूएस सेना ने खुद ही इन्हें नष्ट कर दिया था। पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान खराब हुए थे ये विमान और विमान के सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया था। वही खबर यह है कि हॉर्मुज में टोल वसूली पर ईरान का बयान सामने आया है। टोल की बजाय सर्विस फीस मॉडल पर काम कर रहा है ईरान, उनकी तरफ से बताया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है। ट्रांजिट फीस के नाम पर जहाजों से पैसे वसूले जा रहे हैं। पर्यावरण टैक्स, दूसरी सेवाओं के नाम पर भी वसूली संभव है, ये जानकारी मिल रही है। हॉर्मुज में टोल वसूली पर ईरान ने बयान साझा किया। उसका कहना है कि टोल के बजाय सर्विस फीस मॉडल पर काम किया जा रहा है। ट्रांजिट फीस के नाम पर भी जहाजों से पैसे वसूल सकता है ईरान। पर्यावरण टैक्स, दूसरी सेवाओं के नाम पर भी वसूली संभव और उसके पीछे की सीधी वजह यह है अब ईरान के पास वैसे भी कमाई का बहुत ज्यादा जरिया नहीं बचा है। नौकरी से लेकर के हर चीज तबाह हो चुकी है। ऐसे में सिर्फ यही टोल उनके जीने का साधन हो सकता है, आर्थिक स्थिति को सुधारने का साधन हो सकता है। इसलिए हर एक मुमकिन चीज पर वो टोल लगाते जा रहे हैं। इसके पहले हॉर्मुज पर निकलने के लिए टोल, सी केबल्स पर कभी भी टोल लगाया जा सकता है, पर्यावरण की सुरक्षा के नाम पर कभी भी टोल लगाया जा सकता है। तो ये तमाम स्थितियां बनी हुई हैं कि अगर टोल मिला, पैसे मिले, टैक्स मिला, तो उसके भरोसे ही अब वहां की अर्थव्यवस्था चलेगी। वहीं हॉर्मुज में जहाजों से फीस वसूली सिस्टम
सिस्टम से जुड़ी जानकारी है कि अमेरिकी मीडिया कह रहा है हॉर्मुज में मैनेजमेंट सुपरविजन एरिया तय कर दिया गया है। पीजीएसए जो संस्था बनाई गई है उसके माध्यम से क्षेत्र से गुजरने के लिए परमिट जरूरी होगा। ईरान ने हॉर्मुज के लिए पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी बनाई है, पीजीएसए। ये संस्था उनकी तरफ से बनाई गई है जिसके माध्यम से वो हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल लेगा। अब ये दो खबरें हैं कि टोल के बजाय सर्विस फीस उसे कहा जाए, पहली बात तो। और वहीं अमेरिकी मीडिया ये कह रहा है कि हॉर्मुज में मैनेजमेंट सुपरविजन एरिया तय कर लिया गया है, पीजीएसए संस्था इसे ऑपरेट करने वाली है। लेकिन अब हर एक चीज पर आपको टोल चुकाना होगा, ये ईरान साफ करते हुए नजर आ रहा है। ईरान में जॉब्स खत्म हो चुके हैं, खेती खत्म हो चुकी है, ऑयल जो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट कर पाते थे वो व्यवस्था भी चौपट हो चुकी है, तो कमाई का कोई जरिया नहीं रह गया है। इसलिए अब हर एक चीज पर टोल लगा करके ईरान अपनी अर्थव्यवस्था में चार चांद लगाने की कोशिशें कर रहा है, जो कि आगे आने वाले दशकों तक मुश्किल रहने वाला है। उनकी बढ़ती महंगाई पर उनके ही पूर्व मंत्री अब सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं कि जब इतने जल्दी हथियार बना सकते हो तो खाने पीने की चीजों को उपलब्ध क्यों नहीं करवा पा रहे हो। अभी अच्छी खासी महंगाई दर्ज की जा रही है ईरान में। ईरान के लिए ये मुश्किल वक्त है। ईरान ने लेकिन अमेरिका और इजराइल को जो मुंहतोड़ जवाब दिया है उसकी वजह से अभी भी अमेरिका और इजराइल उसे अपनी शर्तों पर लाने में नाकामयाब रहे हैं। अमेरिका इजराइल दोनों चाहता है कि युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप अपना ईगो सेटिस्फैक्शन के चक्कर में इस युद्ध को खींचते हुए नजर आ रहे हैं। वो जानते हैं कि अर्थव्यवस्था जब पूरी तरीके से चौपट हो जाएगी तो ईरान एक दिन घुटने टेक देगा, लेकिन ईरान एक अलग ही तैयारी करते हुए नजर आ रहा है। और आइए अब बात करते हैं ईरान की ड्रोन पावर की। मिडिल ईस्ट में जंग के पहले दौर के बाद सीज फायर का समय दोनों पक्षों के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए राहत लेकर के आया। अमेरिका ने जहां इस वक्त का इस्तेमाल ईरान पर दबाव बनाने, समझौते की कोशिश करने और सैन्य तैयारियों को धार देने के लिए किया, तो वहीं दूसरी ओर ईरान ने इस वक्त का इस्तेमाल अपने संवर्धित यूरेनियम को छिपाने, अपनी मिसाइल और ड्रोन पावर को और ज्यादा मजबूत करने के लिए किया है। दावा यह है कि ईरान ने सीज फायर के दौरान अपनी खोई हुई ताकत का एक बड़ा हिस्सा दोबारा पा लिया है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ईरान बहुत तेजी से अपनी सैन्य ताकत दोबारा तैयार करने में लग चुका है। ईरान ने एक बार फिर से ड्रोन उत्पादन शुरू किया और मिसाइल लॉन्चर भी बचा लिए हैं। रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि रूस और चीन की मदद से ईरान उम्मीद से जल्दी सैन्य क्षमताएं बहाल कर सकता है। हालांकि अमेरिकी रोक के बाद अब इस मदद में कुछ कमी आई है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बावजूद ईरान अपनी सैन्य ताकत को बहुत तेजी से फिर से तैयार कर रहा है। और पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने 8 अप्रैल से शुरू हुए 6 हफ्ते के युद्ध विराम के दौरान ही ड्रोन बनाना दोबारा शुरू कर दिया था। वहीं अमेरिकी अधिकारियों और सूत्रों के हवाले से भी दावा किया गया है कि ईरान की सैन्य ताकत उम्मीद से कहीं जल्दी वापस आ रही है। ईरान मिसाइल लॉन्चर्स, मिसाइल साइट, हथियार बनाने वाली फैक्ट्री को एक बार फिर से तैयार कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोबारा ईरान पर हमला शुरू करते हैं तो ईरान अब भी इजराइल और खाड़ी देशों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। और एक बार फिर से CIA की तरफ से ये कहा गया है कि अभी ईरान पर हमला करना खतरे से खाली नहीं होगा। और इस युद्ध की शुरुआत के पहले 28 फरवरी को जो हमला किया गया था अमेरिका और इजराइल की तरफ से, तभी CIA और मोसाद के एजेंट्स की तरफ से इनकार किया गया था कि ये माकूल वक्त नहीं है। लेकिन बिना उनकी बात माने अमेरिका और इजराइल ने जो हमला किया उसके अंजाम भी भुगते हैं। अब इस बार भी जब CIA इनकार कर रहा है तो क्या डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़कर ये खतरा मोल लेंगे, ये भी देखना होगा। अमेरिका और इजराइल के उन दावों पर भी सवाल है जिनमें कहा गया था कि हमलों के बाद ईरान की सैन्य ताकत लंबे समय के लिए कमजोर हो गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उन्होंने इस पूरे वक्त का अच्छा खासा फायदा उठाया और अपनी ड्रोन क्षमता को फिर से एक बार विकसित करने पर काम करना शुरू कर दिया। एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार अलग अलग हथियारों को फिर से तैयार करने में अलग अलग समय लगता है, लेकिन कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान सिर्फ 6 महीने में अपनी ड्रोन हमला क्षमता पूरी तरह वापस पा सकता है। ये तक कहा जा रहा है कि ईरान ने खुफिया एजेंसियों के अनुमान से भी तेजी से काम किया है। ड्रोन हमले अमेरिका के सहयोगी देशों के लिए सबसे बड़ी चिंता बने हैं।
रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरानी मिसाइल बनाने की क्षमता को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन ईरान ड्रोन का ज्यादा इस्तेमाल करके इसकी भरपाई कर सकता है। इससे इजराइल और खाड़ी देशों पर फिर से हमले हो सकते हैं, क्योंकि ये देश ईरानी ड्रोन और मिसाइलों की पहुंच में है। अब वहीं पश्चिमी मीडिया ये भी कह रहा है कि सीज फायर की अवधि के दौरान ईरान ने अपनी खोई हुई ताकत का एक बहुत बड़ा हिस्सा फिर से पा लिया है। यानी अगर उसे थोड़ा वक्त मिला तो वो पहले जितना ही ताकतवर हो सकता है। अब ईरान की ताकत किस तरीके से बेमिसाल है वो आपको समझाते हैं। जंग में ईरान की मिसाइलें, ड्रोन और एयर डिफेंस क्षमता बिल्कुल खत्म नहीं हुई है, बल्कि इसे और ज्यादा विकसित किया जा रहा है। ईरान के करीब आधे मिसाइल लॉन्चर से बचे होने का दावा खुद पश्चिमी मीडिया करते आ रहा है कि 70% तक अभी उनके पास मिसाइल लॉन्चर्स बचे हैं। युद्ध विराम के दौरान ईरान ने मलबे से दबे लॉन्चर्स तक निकाल लिए और हजारों ड्रोन भी सुरक्षित हैं। जो ईरान की कुल ड्रोन क्षमता का करीब 50% हिस्सा है वो सुरक्षित है। वहीं हॉर्मुज में बड़ा खतरा ईरान की क्रूज मिसाइलें बन सकती हैं। दावा यह भी है कि ईरान ने अपनी खोई हुई ताकत का एक बड़ा हिस्सा फिर से तैयार किया और उसके इस काम में चीन और रूस ने उसका साथ दिया। हालांकि दोनों ही देश हमेशा से ईरान के साथ होने का दावा करते रहे हैं। अब ईरान को चीन रूस का साथ कैसे मिला है? ईरान को लगातार रूस और चीन से मदद मिल रही है। जिस दिन से ये युद्ध शुरू हुआ था उस दिन से इन देशों ने इन हमलों को सीधे तौर पर गलत करार दिया था। चीन से मिसाइल बनाने में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स मिल रहे हैं और हॉर्मुज पर यूएस की नाकेबंदी के बाद चीन से मदद भी कम होते जा रही है, ये हालांकि कहा जा रहा है। ईरान की जो मुख्य ताकत है वो उसकी मिसाइल्स हैं। ड्रोन और प्रॉक्सी नेटवर्क भी उसकी क्षमता को बढ़ाते हैं। अब आपको ईरान की मिसाइल ड्रोन पावर के बारे में भी बता देती हूँ। जो ईरान के पास मिसाइलों की संख्या है वो 2000 से 2500 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम है। इसके बाद पूरा मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्वी यूरोप, इजराइल ईरानी मिसाइलों की जद में है। वहीं ईरान ने फतह 1, फतह 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित कर ली हैं। इसीलिए इजराइल ये चाहता है कि इनकी जो मिसाइल पावर है उस पर भी लगाम लगे। सिर्फ न्यूक्लियर पावर पर बात मत करिए, क्योंकि उनके पास जितनी मिसाइलें हैं वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल को नुकसान पहुंचाएंगी। इतनी लंबी मारक क्षमता की मिसाइलें हैं। पहाड़ों के नीचे गहरे भूमिगत मिसाइल शहरों का जाल बिछाया हुआ है उन्होंने। एक मिसाइल सिटी खत्म नहीं होती है, दूसरे का वीडियो वो सामने ले आते हैं कि कब तक रोकोगे। खौरम शहर और सेजन मिसाइल जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। शायद 136 जैसे आत्मघाती ड्रोन झुंड में हमला कर सकते हैं, ये उनकी ताकत है ईरान की। शायद 149 जैसे ड्रोन 4000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम हैं। अब 4000 किलोमीटर तक अगर ये हमला कर सकते हैं तो आप जरा ये सोचिए कि ये कितनी ज्यादा उड़ान भरते होंगे, कितने वक्त तक ये उड़ान भर के एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। वही खबर ये है कि हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक पर यह जानकारी आ रही है कि हॉर्मुज से सुरक्षित 31 जहाज निकले हैं। ये कमर्शियल शिप्स है। आईआरजीसी नेवी के कोऑर्डिनेशन से ये सभी जहाज निकले हैं, ये बताया जा रहा है। उनका कहना है कि यहाँ से जहाज लगातार निकलते जा रहे हैं। 31 जहाज कमर्शियल शिप्स बाहर निकले हैं। ये आईआरजीसी नेवी के कोऑर्डिनेशन से संभव हुआ है। कल तक ये संख्या 28 थी, जो कि बढ़कर के 31 हो गई है। लेकिन ये आम दिनों के अनुसार नहीं है, आम दिनों से ये बेहद कम है। इसी वजह से उसे आर्थिक मोर्चे पर नुकसान झेलना पड़ रहा है। 31 बहुत ज्यादा संख्या नहीं होती है। हाँ, आईआरजीसी के लिए ये एक बड़ा नंबर इस लिहाज से हो सकता है कि अमेरिका जब ज्यादातर जहाजों को वापस भेजते जा रहा है, अमेरिका जब लगातार सैंक्शन पर सैंक्शन लगाते जा रहा है, तब भी आईआरजीसी ईरान से जाने वाले जहाजों को सुरक्षित रूप से हॉर्मुज से क्रॉस करवा पा रही है और इसमें संख्या 31 हो गई है। कमर्शियल शिप्स ये बताए जा रहे हैं। हॉर्मुज पर जो नाकेबंदी की गई है उसकी वजह से ही सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था को ईरान के चोट पहुंची है। उसके यहाँ पर महंगाई बढ़ने का एक बड़ा रीजन भी यही है। तमाम दावों के बीच में स्थिति वही है कि एक तरफ ईरान टिका हुआ है, दूसरी तरफ अमेरिका बैठा हुआ है और अगर कोई वहां से निकलना भी चाहता है तो उसे अमेरिका और ईरान दोनों को ही खुश करके वहां से निकलना होगा। अमेरिका को यह समझाने का प्रयास करना होगा कि अगर हम यहां से निकल रहे हैं तो हम उसके सहयोगी देश हैं। ईरान को यह समझाना होगा कि हम आपको टोल दे करके जा रहे हैं, इसलिए हमें आप सुरक्षित रास्ता मुहैया करवाइए, क्योंकि खुद अमेरिका ये मानता है कि उसने कुछ जहाजों को वहां से जाने दिया है। वही हॉर्मुज पर पश्चिमी मीडिया की बड़ी जानकारी आई है कि परमानेंट ट्रांजिट टोल पर
वार्ता चल रही है और ईरान और ओमान के बीच में ये बातचीत चल रही है। जहाज़ों से भारी फीस वसूलने के प्लान में ईरान है, ये मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है। रूस और चीन के जहाज़ों को तरजीह देने की योजना है। ये पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स हैं जो ये बता रही हैं कि परमानेंट ट्रांजिट टोल पर अभी भी बातचीत चल रही है। अब ये दो खबरें हैं कि किस तरीके से हॉर्मुज पर अभी भी ईरान हो या अमेरिका हो, उनकी दबदबे की वजह से पूरी दुनिया मुश्किलों का सामना कर रही है। ईरान और ओमान के बीच में बातचीत चल रही है। जहाज़ों से जो भारी फीस वसूले के प्लान में ईरान तो संलग्न है, हालांकि ओमान की तरफ से इनकार भी किया गया था, लेकिन अभी भी दोनों देश बातचीत कर रहे हैं। आपको याद होगा कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची 3 देशों की यात्रा पर निकले थे, जिसमें एक देश ओमान भी था। इसके अलावा वो पाकिस्तान और रशिया भी गए थे। ओमान जब वो गए थे तब इस बात को लेकर के आशंकाएं थी कि हॉर्मुज के मुद्दे पर बातचीत हुई होगी और हॉर्मुज पर टोल टैक्स की बातचीत भी हुई होगी। ओमान हालांकि उसके बहुत पहले इस बात से इनकार कर चुका था कि उसे कोई टोल नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी टोल वसूलने की जो प्लानिंग है उसमें ओमान से बातचीत ईरान की तरफ से की जा रही है। रूस और चीन के जहाज़ों को तरजीह देने की योजना भी बन रही है। कुछ देश ऐसे हैं जिनसे ईरान टोल नहीं वसूलना चाहता है। इसमें भारत भी एक देश है। हमारा देश भी उसी लिस्ट में आता है जिससे टोल वसूला अभी तक नहीं जा रहा है। हालांकि रशिया और चीन के साथ ईरान के पुराने संबंध है, अच्छे संबंध है, और इस युद्ध में भी कई रिपोर्ट्स ऐसा तक दावा करती रही हैं कि चीन और रूस अपने हथियार तक हॉर्मुज के माध्यम से ईरान को पहुंचा रहे थे। अमेरिका और इजराइल से जंग में ईरान ने बुरी तरह से बर्बादी झेली। ईरान के जर्रे जर्रे पर अमेरिका और इजराइल के बारूदी दस्तखत मौजूद है। हालात ऐसे हैं कि आज भी अगर दोबारा निर्माण कार्य शुरू हो तो उसे पूरा होने में अरबों डॉलर की लागत और कई साल का वक्त लगेगा। इस बीच ईरान में आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है, महंगाई चरम पर है और बड़ी बात यह है कि अब सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। जंग में अमेरिका और इजराइल ने ईरान में भारी तबाही मचाई। ईरान के 12,000 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। हालात ऐसे हो गए कि आज ईरान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और अब ईरान में भी सरकार के खिलाफ आवाज उठने लगी है। ईरान के पूर्व उद्योग मंत्री मुस्तफा हाशिमितावा ने ईरान सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि मिसाइलें बनाने वाला देश जनता को सस्ता खाना क्यों नहीं दे पा रहा। उन्होंने कहा कि आज जंग और महंगाई ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। ईरान फिलहाल गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश में खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि आम लोगों के लिए उन्हें खरीदना मुश्किल होते जा रहा है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार खेती और पोल्ट्री कारोबार बंद हो रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं और लोगों की जिंदगी लगातार मुश्किल होती जा रही है। ईरान के पूर्व उद्योग मंत्री मुस्तफा हाशिमितावा सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते नजर आए। उन्होंने ईरानी अखबार में एक लेख में लिखा कि देश में खेती की लागत बहुत तेजी से बढ़ी। उनके अनुसार करीब 50 किलो ट्रिपल फॉस्फेट खाद की कीमत कुछ महीनों में 30 लाख रियाल से बढ़कर 7 करोड़ रियाल तक पहुंच गई। यानी खाद की कीमत करीब 24 गुना बढ़ गई, जबकि दूसरे खादों की कीमत भी 1100 से अधिक प्रतिशत बढ़ गई है। हाशिमितावा ने कहा कि महंगी खाद और बढ़ते खर्च की वजह से कई खेत और पोल्ट्री फार्म बंद हो गए। इसका असर सीधे खाने पीने की चीजों पर पड़ा। फल, सब्जियां और मांस की कीमतें तेजी से बढ़ी। ईरानी मीडिया के अनुसार चिकन की कीमतों में इजाफा हुआ और जितना इजाफा हुआ वो एक आम मजदूर की महीने भर की कमाई के करीब 10वें हिस्से के बराबर है। ईरानी मीडिया कहती है कि युद्ध खत्म होने के बाद लोगों को सबसे बड़ा झटका महंगाई से लगा। कई लोगों ने कहा कि रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें अचानक इतनी महंगी हो गईं कि उन्हें खरीदना मुश्किल हो गया। तेहरान के कैफे और रेस्तरां खुद आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। पूर्व मंत्री हाशिमितावा ने पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की सरकार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सितंबर 2023 में सरकार ने दावा किया था कि मार्च तक 1 लाख इलेक्ट्रिक कारें बनाई जाएंगी।
लेकिन बाद में पता चला कि जो मॉडल दिखाया गया था वही फैक्ट्री की इकलौती कार थी। उन्होंने सवाल किया कि जब ईरान सटीक मिसाइलें बना सकता है तो कारें क्यों नहीं बना पा रहा। डिफेंस एक्सपर्ट्स और पेंटागन के अनुमान के अनुसार संघर्ष के शुरुआती दिनों में ईरान ने अकेले मिसाइल और ड्रोन लॉन्च पर 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान में एक ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई लगातार आसमान छूते जा रही है। इन सब के बाद अब सरकार की नीतियों पर ही सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। सवाल किया जा रहा है कि जब मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन के लिए पैसा है तो महंगाई को काबू आखिरकार क्यों नहीं किया जा रहा है। अब ये सवाल किसने उठाए हैं, उनका नाम जानिए। ईरान के पूर्व मंत्री है मुस्तफा हाशमितावा, उन्होंने सवाल उठाए हैं। मुस्तफा ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए। मिसाइल बनाने वाले देश में महंगाई है, आसमान छू रही है, और उन्होंने ये भी कहा है कि खेती और पोल्ट्री कारोबार पूरी तरीके से बंद हो रहे हैं। मुस्तफा हाशमितावा ने कहा है कि देश में खेती की लागत काफी ज्यादा बढ़ गई है। पहले जो 50 किलो खाद की कीमत थी उसमें उछाल दर्ज किया गया है और ये कीमत अब 7 करोड़ रियाल पहुंच गई है। कुछ महीनों में ही खाद की कीमतें 24 गुना बढ़ गई है, ये हाशमितावा की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि चिकन की कीमत भी करीब 1900 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। जंग के दौरान ईरान जरूर परेशान हुआ, लेकिन उसके एक्शन से दुनिया टेंशन में आ गई। ईरान ने हॉर्मुज पर शिकंजा कसा तो दुनिया भर में एनर्जी की सप्लाई भी रुक गई। हालात ऐसे हो गए कि दुनिया भर के कई देशों में भी महंगाई आसमान छूने लगी है। तेल खत्म होने की वजह से कई जगह पेट्रोल पंप पर ताले लटक गए हैं। दुनिया भर के अलग अलग देशों में आखिरकार हालात क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। बात सबसे पहले फिलीपींस की करूंगी, जहां पर सबसे पहले ही राष्ट्रीय आपातकाल, ऊर्जा आपातकाल घोषित किया गया था। ईंधन बचाने के लिए 4 दिन का वर्क वीक यहां पर लागू किया गया है और गरीब परिवारों को सब्सिडी मिल रही है। थाईलैंड में डीजल पर सरकारी सब्सिडी खत्म कर दी गई है। दूसरे खर्चों में कटौती भी सरकार कर रही है और बायोडीजल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की योजना भी बना रही है। वहीं वियतनाम सरकार ने ईंधन टैक्स में छूट दी। जेट फ्यूल की कमी की वजह से उड़ानें प्रभावित हुई और पर्यटन उद्योग पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला, और यही पर्यटन उद्योग इन देशों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। चाहे फिलीपींस हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे इंडोनेशिया हो, वहां पर भी टूरिज्म खतरे में आ गया है। इसकी वजह से आर्थिक हाल उनके भी खराब हो रहे हैं। अब जरा जापान की बात करते हैं, जो अपनी जरूरत का 95% तेल मिडिल ईस्ट से खरीदता है। अमेरिका से तेल अब जापान को खरीदना पड़ रहा है। शिपिंग लागत और समय दोनों में बढ़ोतरी हो गई है। पाकिस्तान में आलम अलग है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। मई में पेट्रोल की कीमत 414.78 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हुई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 414.58 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हुई। बीते 3 महीने में पेट्रोल डीजल के दाम में करीब 64% का इजाफा हुआ। सरकार ने 4 दिन का वर्क वीक लागू किया। आधे सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया और चीन में ईंधन और उर्वरक निर्यात सीमित कर दिया गया। मार्च महीने में ही पेट्रोल और डीजल का निर्यात रोक दिया गया। इंडोनेशिया में LNG निर्यात पर रोक लगा दी गई और B50 बायोडीजल प्रोग्राम लागू करने में तेजी लाई गई। बांग्लादेश ईंधन खरीद की सीमा तय की गई है। विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए हैं। ऑयल डिपो पर सेना तैनात कर दी गई है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।